आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो अभी ये टॉपिक आपका कंटिन्यू चलने वाला है। टेंस में मैंने आप लोगों को कुछ एक दो एग्जाम्पल्स बताए थे, अब उसके आगे अपन बढ़ते हैं। कुछ जैसे मैंने एग्जाम्पल्स और लिए यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिखा है रितिका खाना खाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में लास्ट में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि सेंटेंस में जो काम कर रहा है वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, रितिका। इसमें खाना खाने का काम हो रहा है और कौन कर रहा है, रितिका। इसका मतलब रितिका हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए तो पहले हमें टेंस पहचानना पड़ेगा, टेंस कौन सा है। तो सेंटेंस में लास्ट में क्या दे रखा है। इसका मतलब ये सेंटेंस का क्या हो गया, आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। और जस्ट इसके पास में ती दे रखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल पर आ जाओ। अब आपको मेरी एक बात याद आनी चाहिए कि मैंने ये कहा था कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है या सिंपल है तो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में आपको क्या नहीं करनी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। तो इसको जरा ध्यान से देखो सेंटेंस को, क्या इस अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना ये, क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं आ रहा है और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो क्या आएगी, अब मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, खाना खाना। और आप जानते ही हैं कि खाना खाने को हम क्या बोलते हैं, ईट। तो इसमें क्या लग जाएगा, एस, और आगे खाना जो है इसको अपन क्या बोल देते हैं, फूड। ठीक है, कोई डाउट किसी को। आगे अगर मैं बात कर रही हूं तो नेक्स्ट इसी को नेगेटिव बना लेते हैं। रितिका खाना नहीं खाती है। तो वही बात, सबसे पहले सेंटेंस का क्या आने वाला है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो इसमें भी सेम रहेगा, क्या आ जाएगा, रितिका। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस में तो डू डज लगेगा। तो अब बताओ, रितिका जो है वो किसी का नेम है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी के नेम के साथ में डू डज में से क्या लगता है, डज लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज। और एक और बात आपको याद आनी चाहिए कि नहीं की जगह क्या है, फिक्स। ये हमेशा कौन से नंबर पर आएगा, थर्ड नंबर पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट। रितिका डज नॉट, आगे ईट फूड। ठीक है। अगर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं बात करती हूँ, अगर जिनको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, तो ये वाक्य दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप मुझे जानते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किया, आप मेरे बारे में क्या जानते हो। बस ये क्या की पोजीशन ही तो अलग हुई। पहला जो सेंटेंस है उसमें मैंने कहा कि क्या आप मुझे जानते हो, इसका मतलब इसमें मैंने सबसे पहले क्या को कहा। और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें मैं कह रही हूँ आप मेरे बारे में क्या जानते हो, यानी कि सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इसको ध्यान भी इसी तरीके से रखना है कि अगर हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरीके का कोई वर्ड आ रहा है तो आप क्या लगाओगे उसमें, सबसे पहले WH वर्ड। देखो कैसे, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी भी आपको एक बात बताई कि अगर आप सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपको पता है ती है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास में दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। और किसी के नाम के साथ में आपको बता चुकी हूं मैं क्या आता है, डज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, डज। उसके बाद में वही पैटर्न चलेगा, सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है आपका, रितिका। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो लगा ही चुकी हो, मेन वर्ब का नंबर है, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, ईट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, फूड। डज रितिका ईट फूड। ठीक है। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से कहती हूँ,
रितिका क्या खाती है। अब देखो दोनों सेंटेंस में सिर्फ क्या की पोजीशन ही तो अलग है, क्या की जगह ही तो केवल अलग हुई है। फर्स्ट जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें क्या सबसे पहले आ रहा है और इसमें क्या बीच में आ रहा है। तो अगर शुरुआत में ही क्या आ रहा है तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर क्या, कब, क्यों, कैसे कुछ भी वर्ड आ रहा है तब आपको क्या करना है, WH वर्ड लगाना है। तो क्या के लिए कौन सा WH वर्ड होता है, वॉट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉट। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को आकर के कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बट आप एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मेरे हिसाब से सभी ने बोला होगा, व्हाट इज योर नेम, सभी ने बोला है ना। तो व्हाट इज योर नेम में आप क्या बोल रहे हो, इस तरीके से, व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपने व्हाट लगाया और व्हाट के तुरंत बाद आप क्या लगा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो। हाउ आर यू, हाउ क्या है WH वर्ड और आर क्या हो गया ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आप WH वर्ड के तुरंत बाद क्या लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। व्हाट डज, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, रितिका ईट। बस इतनी सी बात समझनी है। मैं एक बार इस सभी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं मैं इनको रिपीट करती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कब डू लगाना है, कब डज लगाना है। तो जिस वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है वो वर्ब हमेशा किसके साथ आएगी, सिंगुलर के साथ। तो डज के लास्ट में सिंगुलर आ रहा है, इसीलिए डज जो है वो आपका एक वचन के साथ में यूज होगा, बाकी डू आपका प्लूरल के साथ में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल टाइप का है तो सिंपल टाइप के सेंटेंस में आप क्या करेंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। सिंपल टाइप का जो सेंटेंस है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक और छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप ऐसे या ES भी नहीं लगाएंगे, जैसे कि वे जाते हैं, है ना। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, दे। अब आपको पता है वे जाते हैं एक सिंपल टाइप का सेंटेंस है, और मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल होगा तो सिंपल सेंटेंस में आपको क्या नहीं करना है, डू डज नहीं लगाना है। इसका मतलब इसमें डू डज तो नहीं लगेगा, और अगर डू डज नहीं लगेगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, और अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो जाने को हम क्या कहते हैं, गो, और ES लग जाएगा तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। पर यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, दे, यानी कि बहुवचन। जब भी बहुवचन की बात होती है तब कभी भी S या ES का यूज नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ इतना रहेगा, दे गो। जैसे कि मैंने जब आपको वर्ब के बारे में बताया था लास्ट क्लास में तो एक सेंटेंस भी लिखा था, आई टीच, वहाँ मैंने ये नहीं कहा था आई टीचेस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट है। अब ये तो बात तब के लिए हो जाती है जब आप LDC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। अगर LDC से आगे के लेवल पर हम बढ़ते हैं और SSC की, CGL की या CPO की हम बात करते हैं तो वहाँ पर टेंस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अभी हम कुछ इडियम्स देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इडियम्स हैं उन इडियम्स का मतलब क्या होता है, मुहावरे, है ना। और ये जो मुहावरे हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनसे। और मैं आपको ये बात जो है पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी ईडियम है या कोई भी मुहावरा है वो इंडिया की तो लैंग्वेज ही नहीं है ना, इंग्लिश, तो यहाँ तो जनरेट होने का सवाल ही नहीं है। ये बाहर से आए हुए मुहावरे हैं और इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से इनके मीनिंग, ये जो वर्ड्स हैं आपको लर्न करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ईडियम आज मैंने लिखा है आंट्स इन योर पैंट्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज़ में डाउट हो सकता है, बट मैं उनका डाउट पहले ही क्लियर कर देती हूँ। हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, पैंट, वही जो आप पहनते हैं, बट वो कभी भी पैंट नहीं होता है, वो हमेशा पैंट्स होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे
कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि चिमटा, चिमटे को हम क्या बोलते हैं? टोंग। वो गलत है, टोंग नहीं है, वो टोंग्स है, ठीक है। इसी तरीके से तराजू की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हम उसको स्केल कह देते हैं, वो स्केल नहीं, वो स्केल्स है। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्यों है? जैसे चश्मे को स्पेक्ट्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ गॉगल्स, ठीक है, ये वर्ड ही ऐसे हैं जो अपने आप में एस को साथ में लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुवचन है, ये प्लूरल है। आप हमेशा ध्यान रखो कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसके दो पार्ट हैं, जैसे कि पैंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसके दो पार्ट हैं, इसीलिए वो पैंट नहीं, वो पैंट्स है। क्लियर है? तो आंट्स इन योर पैंट्स, आंट्स का मीनिंग आप सभी जानते हैं, आंट्स का मीनिंग होता है चींटियां। तो अगर आपके पैंट में चींटियां हैं तो क्या आप आसानी से बैठ सकते हो या कोई भी काम जो आप कर रहे हो वो कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको क्या होगी? बहुत बेचैनी होगी, घबराहट होगी, ठीक है। तो आंट्स इन योर पैंट्स जो आपका ईडियम है, इसका मीनिंग भी क्या होता है? रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करेगा। आपको ऊपर ये नहीं बताया जाएगा कि ये कोई ईडियम है, आपको पहचानना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया जाएगा, डायरेक्ट आंट्स इन योर पैंट्स, ठीक है, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो कई बार कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनको हम पढ़ करके, या जैसे जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स से नीचे ऑप्शंस को अज्यूम कर सकते हैं कि शायद इसका मीनिंग ये निकल करके आता होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आंट्स इन योर पैंट्स का मीनिंग क्या हो जाता है? रेस्टलेस, यानी कि बेचैन। नेक्स्ट इडियम है आपका स्ट्रम इन द टी कप। स्ट्रम का मीनिंग क्या होता है? तूफान, है ना। स्ट्रम का मीनिंग होता है तूफान, और टी कप का मतलब आप सभी जानते हैं, चाय का कप। एक बात बताइए, तूफान आप लोगों ने समुद्रों में सुना होगा, क्या चाय के कप में कोई तूफान आ सकता है? लेकिन ऐसा होता है। इसका मतलब ये है, जैसे कोई छोटी सी बात होती है, हम हिंदी में एक इडियम यूज करते हैं, एक मुहावरा यूज करते हैं, राई का पहाड़ बनाना, है ना। राई का पहाड़ बनाने का क्या मतलब होता है? एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बहुत बड़ा कर देना। तो वैसा ही यहाँ पर भी इसका मीनिंग निकल कर आता है, स्ट्रम इन द टी कप, यानी कि चाय के कप में तूफान। इसका मतलब ये है कि राई का पहाड़ बनाना, किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो हिंदी में तो लिखने से रहा कि राई का पहाड़ बनाना, तो वो आपको इंग्लिश में ही देगा। तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है मेक अ बिग फस, ठीक है। फस का मीनिंग बकवास, बिना मतलब की जो बातें होती हैं वो, ठीक है। तो मेक अ बिग फस का मतलब छोटी सी बात है, उसकी बकवास करके उसको बहुत बड़ा बना देना, या उस तरीके से, ठीक है। स्ट्रम इन द टी कप, दोनों इडियम्स आई थिंक आप लोगों को ध्यान रहेंगे, आंट्स इन योर पैंट्स एंड स्ट्रम इन द टी कप। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।